आज की कक्षा में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास। इस कड़ी में आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है संविधान और संविधान सभा के मांग की कहानी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं संविधान और संविधान सभा के मांग की कहानी। आप जानिए कि जिस संविधान के तहत भारतीय शासन व्यवस्था संचालित हो रही है उसके उत्पत्ति यानी संविधान के उत्पत्ति और उसके विकास की एक कहानी है। यह कहानी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान और संविधान सभा के मांग की कहानी। अभी हमने आपसे कहा कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की यह चाहत होती है कि वह अपने इच्छा अनुसार अपने संविधान का निर्माण करे और उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करे। जब भारत में संविधान निर्माण या संविधान सभा की बात कही जाती है तो संविधान सभा और संविधान के उत्पत्ति और विकास की एक कहानी है और यह कहानी जुड़ी हुई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए अपने लिए एक बेहतर और अच्छी शासन व्यवस्था के लिए अनवरत संघर्ष किया। आप जानिए कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश वे देश कहे जाते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में सहभागिता करती है और अपने लिए कानून बनाती है और अपने विकास के लिए कार्य करती है। जहां भी लिखित संविधान है वहां पर जनता ने संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया है। संविधान सभा के माध्यम से किया है। यह संविधान सभा वास्तव में है क्या? संविधान निर्माण के लिए जनता के द्वारा गठित प्रतिनिधि संस्था को ही जो है या प्रतिनिधि सभा को ही संविधान सभा कहा जाता है। तो दुनिया में जो सबसे पहला लिखित संविधान अस्तित्व में आया वह संविधान कहाँ का संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य कहाँ? अमेरिका। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पूरी दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। इस संविधान का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में किया गया था और यह संविधान 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। यानी दुनिया का पहला लिखित संविधान जो था वह फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में तैयार किया गया था। आप जानिए ये जो अमेरिका था, अमेरिका भी ब्रिटिश उपनिवेश था और अमेरिका के 13 जो राज्य थे
तत्कालीन उन राज्यों ने मिलकर के अपने लिए एक संविधान बनाया, अपने नागरिकों के शासन के संचालन के लिए एक संविधान का। इसके बाद आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 दूसरा जो 1789 में फ्रांस ने अपने लिए एक लिखित संविधान का निर्माण किया। जो संविधान है, संविधान का आधार क्या है? इसका आधार अगर आप खोजें कि कोई राष्ट्र अपने लिए संविधान का निर्माण क्यों करना चाहता है, क्योंकि संविधान के निर्माण का जो आधार है वह लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय है। क्या है? लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। यानी जो राष्ट्र संविधान का निर्माण करना चाहता है वह अपने शासन के मामले में स्वयं निर्णय लेना चाहता है। जिन देशों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए दुनिया में संघर्ष किया है, उन सारे देशों में किसी न किसी रूप में संविधान सभा की मांग अवश्य हुई है और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। जहाँ तक भारत के संविधान सभा की बात है, संविधान सभा, जहाँ तक भारत के संविधान सभा की बात है, भारत में संविधान सभा के लिए सबसे पहला आवाज जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आता है वह बाल गंगाधर तिलक का है। किसका? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है पहली बार जो है आवाज उठाया। अब भारत में जब संविधान सभा के विकास की बात हम करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके लिए यानी संविधान सभा के लिए सबसे पहले मांग जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में उठाया। कौन सा सन था वो? 1895। इस सन में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा का मांग उठाया। फिर 1918 की बात आती है। कौन सी? 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का 33वां यानी 33वां अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया जाए ऐसा मांग किया जाता है। 1918 में कांग्रेस का जो है दिल्ली में अधिवेशन होता है और इसी दिल्ली अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय यानी भारतीयों के भाग्य का निर्माण भारतीयों को करना है, किसी दूसरे को नहीं। इसके बाद आप सभी लोग इतिहास में जानते हैं कि मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड घोषणा होती है। ये मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड जो घोषणा 20 अगस्त 1919 को होता है। कब? 20 अगस्त
कब? 1919 को। इसी घोषणा के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बनता है। इस घोषणा में कहा गया कि ब्रिटेन की भावी नीति, यानी भविष्य में जो ब्रिटेन की भारत के संदर्भ में नीति होगी, वह धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। यानी इस घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने बताया या कहा कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। कांग्रेस और कुछ अन्य दल जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 का भारतीय शासन अधिनियम यह 1919 के भारतीय शासन अधिनियम का कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने इन्होंने 1919 के अधिनियम को अपर्याप्त बताया, असंतोषजनक बताया तथा निराशाजनक बताते हुए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की। पूर्ण उत्तरदायी, जहां पर ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, और 1919 का शासन अधिनियम आता है और उसमें चूंकि पूर्ण उत्तरदायी सरकार की बात नहीं कही गई थी, इसलिए कांग्रेस और अन्य दल उसका विरोध करते हैं। और कांग्रेस विरोध करते हुए यह कहती है कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना भारत में होना चाहिए। वस्तुतः इस मांग में अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से जो है संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग इसके अंदर समाहित थी, निहित थी। इसके बाद 5 जनवरी कब? 1922 की तिथि जो है यह महत्वपूर्ण है। इस तिथि को महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से भारतीयों के द्वारा संविधान बनाए जाने की बात की। इस संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतीय करेंगे, ऐसा गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा। गांधी ने अपने इस वक्तव्य में स्पष्ट रूप से संविधान सभा का नाम तो नहीं लिया, किंतु इसमें फिर भी एक प्रतिनिधि संस्था का बीज जो है इसके अंतर्गत निहित था। इसी साल यानी 1922 की ही बात है। 1922 में एनी बेसेंट ने क्या किया? एनी बेसेंट ने शिमला में संविधान निर्माण के प्रश्न पर विचार करने के लिए केंद्रीय विधानमंडल के जो दोनों सदन थे, दोनों सदनों का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। आप यहां देखिए, एनी बेसेंट ने 1922 में कहां पर? शिमला में इन्होंने केंद्रीय विधानमंडल के
दोनों सदनों का एक अधिवेशन या सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। 22 में सम्मेलन हुआ और 23 में 1923 में पुनः दोनों सदनों का सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में जो है संविधान के आवश्यक तत्वों की एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें यह बात कहा गया कि भारत को ब्रिटेन के जैसे अन्य उपनिवेशों को स्वायत्तता और बराबरी है, उसी तरह से भारत को भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। फरवरी 24 में 1923 के बाद 1924 की बात आती है। इस 1924 में एक सम्मेलन बुलाया गया। आप देखिए, ये सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष होते हैं वे तेज बहादुर सप्रू होते हैं। कौन होते हैं? तेज बहादुर सप्रू। और इनकी अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया और इसी में जो है कॉमन ऑफ इंडिया बिल, यहाँ पर आप 1924 जो है यह महत्वपूर्ण है। यानी हम कह सकते हैं कि 1924 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया और इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर कौन? सप्रू। जैसा कि आपको हमने बताया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में बात क्या हुई? इस सम्मेलन में कॉमन ऑफ इंडिया बिल, इसमें जो है कॉमन ऑफ इंडिया बिल, इस बिल का जो है एक प्रारूप तैयार किया गया। इस बिल में कुछ संशोधनों के बाद जो है दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में एक जो है फिर से जो है सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। दिल्ली में क्या? सर्वदलीय सम्मेलन का तात्पर्य होता है इस सम्मेलन में भारत के अनेक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी सभी दलों के प्रतिनिधि आए और इस सर्वदलीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने, कौन? अध्यक्ष। इस सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे, वे थे महात्मा कौन? गांधी। ये सब तथ्य आप अपने दिमाग में बैठा ले चलें। इस बिल पर काफ़ी चर्चा हुआ और इस बिल में, इस सर्वदलीय सम्मेलन में काफ़ी बहस, काफ़ी चर्चा, इसमें सुधार हुआ और यह निर्णय लिया गया कि इसे ब्रिटेन की संसद के द्वारा पास कराया जाए। इस बिल पर जो भारतीय सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे, इन सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया और ब्रिटेन में आप जानते हैं कि वहाँ श्रमिक दल एक है, उस श्रमिक दल के पास जो है इस बिल को भेजा गया श्रमिक दल के एक सदस्य के माध्यम से। इस बिल को वहाँ के श्रमिक दल ने कुछ संशोधनों के साथ, किसने? श्रमिक दल ने कुछ संशोधनों के साथ क्या किया? स्वीकार कर लिया। और दिसंबर 1925, दिसंबर कब? 1925 में जो है इसको जो है हाउस ऑफ कॉमन में प्रस्तुत किया गया
और हाउस ऑफ कॉमन में जो है इसका प्रथम वाचन भी हो गया। किंतु आम चुनाव में श्रमिक दल यानी ब्रिटेन के जब आम चुनाव हुए उसमें जो श्रमिक दल था उसकी हार हुई, और इस तरह से श्रमिक दल के हार के बाद इस बिल का जो है, जो आपका कॉमन ऑफ इंडिया बिल था, इसका भी भाग्य जो है सो गया। इस तरह से यह बिल शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से भारतीयों को स्वशासन दिलाने और ब्रिटिश संसद के माध्यम से नया संविधान लागू करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके बाद 1924 का ये तिथि है, यह सन है। इस सन में स्वराज दल के नेता 1924 में कौन सा दल है? स्वराज दल। स्वराज दल, और इस दल के नेता का नाम है मोतीलाल, कौन? मोतीलाल नेहरू। इसके क्या हैं? नेता हैं स्वराज दल के। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कहाँ? केंद्रीय विधानसभा में, विधानसभा। एक क्या प्रस्तुत किया? प्रस्ताव। यही प्रस्ताव जो है आगे चलकर राष्ट्रीय प्रस्ताव कहलाया। राष्ट्रीय प्रस्ताव। अब आप देखिए कि इसमें हुआ क्या। इस प्रस्ताव में एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाने के लिए कहा गया। इस प्रस्ताव में क्या? एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाने की बात इस राष्ट्रीय प्रस्ताव में कही गई। और सम्मेलन में जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों के हितों को ध्यान रखते हुए भारत के लिए एक संविधान योजना जो है प्रस्तुत करने की बात कही गई। यह जो प्रस्ताव था राष्ट्रीय प्रस्ताव, यह केंद्रीय विधानमंडल में पारित भी हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1919 का जो शासन अधिनियम है, शासन अधिनियम, इस अधिनियम के जांच के लिए एक कमेटी बैठाई। इसकी कमियों की समीक्षा के लिए उस कमेटी का नाम मूडी मैन कमेटी था। क्या था? मूडी मैन। इसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। इस समिति ने जब 1919 के सुधारों पर जो है अपना रिपोर्ट केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया तो उस पर आपत्ति हुई और उस पर बहस हुआ। अंततः केंद्रीय विधानसभा में संशोधन प्रस्ताव पास किया गया। इस तरह से केंद्रीय विधानसभा में पहली बार इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वह भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाए। इतिहास की इस कड़ी में, यानी संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के मांग की इस कड़ी में 1927 का सन आता है। 1927 का यह सन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संविधि आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग का नाम है साइमन आयोग। साइमन आयोग। इस साइमन आयोग का गठन कर दिया जाता है और इस साइमन आयोग के गठन का जो उद्देश्य था यह पता लगाना था कि भारतीय उत्तरदायी शासन की दिशा में
कार्य करने के योग्य हो गए हैं कि नहीं, यानी उत्तरदायी शासन की स्थिति का पता लगाने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस साइमन कमीशन के आप सभी लोग जानते हैं, सारे सदस्य जो थे अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। भारतीयों के द्वारा इस कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया और कहा कि भारत के संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए बात हो रही है, किंतु इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होना यह भारतीयों के लिए अपमान है। अतः भारतीयों ने इस साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया। भारतीयों ने साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया। जब भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया तो बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया और कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाकर हमें दिखाएं जो भारत के सभी वर्गों को मान्य हो। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया और कहां पर? मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कब बुलाया गया? 1928 में। 1928 यह सन है जब मुंबई में भारतीयों का एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इस बैठक में भारत के संविधान के सिद्धांतों के निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गई। इसी सर्वदलीय सम्मेलन में एक समिति की बात की गई और इस समिति के जो अध्यक्ष बने वे बने पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल और यही समिति जो है बाद में नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो है यह जानी जाती है। 1930 में साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद आपने इसके पहली कक्षा में पढ़ा कि भारत में संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए और इन गोलमेज सम्मेलनों में सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर 1933 में, समय कब है? 1933 में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे परीक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त समिति को सौंपा और समिति ने कहा कि अभी हाल फिलहाल में भारतीयों को संविधान जो है बनाने का अधिकार देना व्यवहारिक नहीं है और इसी संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है पारित किया गया। जब संविधान सभा के गठन की बात कही जाती है तो संविधान सभा के गठन का जो पहला विचार किसी भारतीय के द्वारा दिया गया था वे थे, कौन थे? M.N. राय। इन्होंने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार दिया और यह विचार इन्होंने दिया 1934 में और A.M.N. राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे।
1934 में ही जो है स्वराज दल, 1934 की ही बात है, और इसमें जो है स्वराज दल ने भी जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को लागू करने और एकमात्र उपाय के रूप में संविधान बनाने हेतु भारतीय प्रतिनिधियों के एक संविधान सभा को बुलाने की बात कही। यानी 1934 में स्वराज दल ने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की, और उसका आधार जो था वह आत्मनिर्णय यानी अपने मामलों में भारतीय स्वयं निर्णय करेंगे। इसी आधार पर स्वराज दल ने जो है संविधान सभा और संविधान सभा के माध्यम से जो है एक संविधान बनाने की बात कही। इस प्रस्ताव को जो 1934 में स्वराज दल ने पारित किया था, जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव का, स्वराज दल का जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव का जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने क्या किया? समर्थन किया तथा एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया है 1933 में, उसका एकमात्र संतोषजनक विकल्प यह होगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा बुलाई जाए और वह संविधान सभा संविधान का निर्माण करे। इस तरह भारतीय की ओर से संविधान सभा निर्माण की मांग प्रस्तुत करने का पहला अवसर था। 1936 तक हम विकास देख लिए। 1936 की बात है। 1936 में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 के अधिनियम को पूरी तरह से कांग्रेस अस्वीकृत कर देती है, खारिज कर देती है और इस अधिवेशन के अध्यक्षीय पद से पंडित नेहरू, कौन? पंडित नेहरू, ये भाषण देते हुए कहते हैं स्पष्ट रूप से कि वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग आज कांग्रेस की नीति का आधार स्तंभ है। 36 के बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस, 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में अधिवेशन होता है और इसमें भी 1935 की भारतीय शासन व्यवस्था के संघीय स्वरूप, जो भारतीय शासन व्यवस्था 1935 में संघीय स्वरूप की बात कही गई थी, उसकी आलोचना की जाती है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आधार पर संविधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले संविधान के प्रति आस्था प्रकट किया जाता है। अब देखिए, इस कड़ी में आगे चलिए। 1939, कब? 1939 का सन क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः इस काल में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के काल में, एक बार फिर से स्वतंत्रता और संविधान सभा
के गठन का मांग का प्रश्न पुनः सामने आया। 19 नवंबर 1939 तिथि है 19 नवंबर कब 1939 में महात्मा गांधी इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था हरिजन। हरिजन में एक लेख लिखते हैं, उसका शीर्षक होता है एक ही रास्ता। इस लेख में गांधी जी ने लिखा कि भारत की सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के सुलझाने का एकमात्र हल वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा है। आगे ब्रिटिश सरकार ने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। इस अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया पहली बार कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का हक है, यानी अधिकार है भारतीयों को अपना संविधान बनाने का। अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया अगस्त प्रस्ताव में। लॉर्ड लिंथिगो ने अपने 8 अगस्त 1940 में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सम्राट की सरकार युद्ध समाप्त होने के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसकी बात हो रही है, कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द यथाशीघ्र एक प्रतिनिधि सभा के निर्माण की ब्रिटिश सरकार सहर्ष अनुमति देगी, जिसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व होगा और यह जो प्रतिनिधि सभा होगी एक संविधान सभा का निर्माण कर सके। अब भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आता है। कौन आता है? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ऐसी बात ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। जहां अगस्त प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से था, यहां पर ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि एक युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वह निर्वाचक मंडल के रूप में गठित प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाएगा। एक प्रांत से संविधान सभा में कितने सदस्य संख्या होगी, यह प्रांतीय विधान मंडल की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 भाग होगा। जहां तक देशी राज्यों के संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वे देशी राज्य जनसंख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे, ऐसा क्रिप्स मिशन में कहा गया है। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है, यह क्रिप्स मिशन क्या हुआ? असफल हो गया। अब देखिए, जब यह असफल हो जाता है क्रिप्स मिशन, तो भारत में संवैधानिक समस्या के समाधान का जो
रास्ता तय किया जा रहा था उस पर विराम लग जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस घोषणा कर देती है और कहती है कि भारत को इस आंदोलन के बाद जब आज़ादी मिलेगी तो एक राष्ट्रीय सरकार और संविधान सभा का गठन कांग्रेस करेगी, जो देश के लिए एक सर्वमान्य संविधान सभा होगा। जब आंदोलन चला तो इस आंदोलन में जो प्रमुख भारतीय नेता थे वे क्या कर लिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में सप्रू समिति की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए संविधान सभा, सप्रू समिति की बात हम कर रहे हैं, सप्रू समिति। यह सप्रू समिति कब आती है? 1945 में। 1945 में इस सप्रू समिति ने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना का यह जो है समिति सुझाव देती है और इसकी जो है योजना भी प्रस्तुत करती है। अब आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति बदल जाती है और इस चुनाव में जो है क्लीमेंट एटली जो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, वे श्रमिक दल जो वहाँ की विजय प्राप्त करती है उनके नेतृत्व में इस दल की सरकार बनती है। एटली ने घोषणा किया कि 40 करोड़ लोगों के देश भारत ने 2 बार विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अपने बेटों को भेज चुका है और वह अब अपने भविष्य के निर्माण के लिए स्वतंत्रता चाहता है, तो इसमें बुराई ही क्या है। इसके बाद लॉर्ड बेबल, बात आती है बेबल की। बेबल जो है भारत के वायसराय बनकर आते हैं। उन्होंने घोषणा की, किसने? बेबल ने, कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र यानी जल्द से जल्द एक संविधान सभा बुलाना चाहती है। इसके लिए भारतीय निर्वाचकों की इच्छा जानने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का चुनाव हो जाना चाहिए। अतः 1946 के अंत में केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का चुनाव होता है और प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव में जो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कुल 11 थी, 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 8 ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस सरकार बना लेती है। कौन बनाती है? कांग्रेस। और 3 प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में वह सबसे बड़े दल में उभरती है। यद्यपि इस चुनाव में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए जो आरक्षित सीटें थी, जिनकी कुल संख्या 492 थी, इन 492 आरक्षित थी और इनमें से जो है आप देखिए 428 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, लेकिन मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में बहुमत नहीं मिल सका। इसके बाद ये घटना आपकी हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय एक मिशन भेजती है। उसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष होते हैं वे भारत सचिव पैथिक लॉरेंस और इसके 2 सदस्य
एक स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरा एवी अलेक्जेंडर है। तो कैबिनेट मिशन का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का भारत में आने का जो उद्देश्य था, एक ऐसी व्यवस्था का प्रारंभ करना था जिससे भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण कर सकें। इसी कैबिनेट मिशन योजना में बात भारतीय संविधान का निर्माण करें, संविधान का निर्माण। अब आप देख लीजिए, कैबिनेट मिशन जब आया तो वह चाहता था कि जो संविधान सभा बने, संविधान का निर्माण किससे होगा? संविधान सभा से होगा। और इस संविधान सभा के सदस्य भी होंगे जो संविधान को बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन यह चाहता था कि इन सदस्यों का चुनाव जो हो वह वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई थी। चुनाव होते उसमें काफी समय लगता। अतः कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हो रखे हैं, किसके? प्रांतीय विधान सभाओं के जो चुनाव हैं, उन प्रांतीय विधानसभाओं को, यानी इन विधान सभा को एक निर्वाचक मंडल के रूप में प्रयोग किया जाए। निर्वाचक मंडल यानी संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने जाएंगे वे प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। आप देख लीजिए, संविधान सभा में प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व होगा, प्रांत हैं, इन प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व होगा वह 10 लाख की जनसंख्या पर कितना रहेगा? 1 होगा। अब प्रांतों में जो भी स्थान निर्धारित किए गए जनसंख्या के आधार पर, अब उस जो संख्या निर्धारित की गई जनसंख्या के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया। यानी अगर कोई प्रांत है, प्रांत में सदस्य जो है निर्धारित किए गए जनसंख्या के आधार पर, और उन सदस्यों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला जो होगा सामान्य होगा, सामान्य, और दूसरा होगा मुस्लिम, और तीसरा होगा सिख। इस तरह से जो सदस्यों का आवंटन हुआ है इसको 3 भागों में बांट दिया गया। सामान्य में सिख और मुसलमान के अलावा, यानी आप ये सोच रहे होंगे कि मुसलमान और सिख तो हो गए, लेकिन अन्य धर्मावलंबी कहाँ गए? तो इसी सामान्य में सिख और मुसलमान के अलावा अन्य धर्मावलंबी भी जो है इसमें शामिल हैं, सामान्य में ही। संविधान सभा के लिए एक सदस्य का चुनाव प्रत्येक संप्रदाय के उस संविधान सभा में जो प्रतिनिधि हैं वे एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनेंगे। मान लीजिए कि मुस्लिम के लिए किसी प्रांतीय विधानसभा में 1 सीट जो है आवंटित हुई, तो इस 1 सीट का चुनाव जो है उस प्रांतीय विधानसभा में जो मुस्लिम सदस्य होंगे, ये मुस्लिम सदस्य एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से चुनेंगे।
अब इस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों की तो बात हमने कर दिया, अब देसी राज्य भी हैं कुछ इसमें। देसी राज्य जिनकी संख्या 93 है। इन देसी राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में कैसे जाएंगे? ये भी जो है जनसंख्या के आधार पर आएंगे और उनका चुनाव किस प्रकार होगा, यह निर्णय विचार विनिमय यानी बातचीत से किया जाना था। आरंभिक अवस्था में देसी राज्यों का प्रतिनिधित्व एक वार्ता समिति जो देसी राज्यों से मिलकर बनती, जिसे नेगोशिएटिंग कमेटी कहा जाएगा, इसके माध्यम से होती, जिसे परामर्श समिति भी कहा जाता है। इसमें कुल 50 सदस्य होते, 50 सदस्य, यही है वार्ता समिति। कौन? वार्ता समिति। 50 सदस्य होते और इन 50 सदस्यों में 12 सामान्य और 30 सदस्य अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधि थे। वार्ता समिति के अनुरूप जो है संविधान सभा जब गठित हुई तो एक जो है राज्य समिति भी बनी। राज्य समिति का कार्य था कि वह वार्ता समिति से बातचीत करके जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव की पद्धति तय करे। वार्ता समिति और राज्य समिति ने परस्पर चर्चा करके यह तय किया कि जो है एक देशी रियासत में जितने भी प्रतिनिधि आएंगे उन प्रतिनिधियों में 50% कितने 50% जो सदस्य होंगे वे निर्वाचित होकर के आएंगे। निर्वाचित। और इन सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? जिन देशी रियासतों में जो है विधानमंडल कार्य कर रहा है वहां पर विधानमंडल चुनेगा और जहां पर विधानमंडल काम नहीं कर रहा है वहां पर निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा। इस आधार पर जो है लगभग सारे रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे। केवल एक रियासत ऐसी थी। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। हैदराबाद ये रियासत ऐसी थी जिसने संविधान सभा में अपने एक भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। देसी राज्यों के प्रतिनिधि जो आएंगे वो भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक होंगे तथा जो छोटी देशी रियासतें हैं उनमें 5 लाख की जनसंख्या पर एक होंगे, ऐसा रखा गया। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं संविधान सभा। अब संविधान सभा जो है आपके सामने एक निर्वाचित विधानसभा आती है। इस संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389। कितना? 389। और इन 389 सदस्यों में से आप जानते हैं कि उस समय जो है आज़ादी के पहले जो है पूरा भारतीय भूभाग 3 तरह के जो है भागों में बटा हुआ था। एक जो है ब्रिटिश प्रांत थे। कौन? ब्रिटिश प्रांत। और दूसरा कौन था? कमिश्नरी प्रांत। और तीसरा कौन था? देसी रियासतें, प्रिंसेस स्टेट्स, देसी रियासतें। अब देखिए इन 389 सदस्य संख्या जो संविधान सभा की बनी उसमें से ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य निर्वाचित हुए प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से, और कमिश्नरी से जो है 4 आए और देसी रियासतों से
93 आए। इस तरह से कुल मिलाकर के संविधान सभा में जो सदस्य संख्या हुई वह 389 थी। यहाँ कमिश्नरी से 4 प्रांत होने थे, चारों में दिल्ली एक था, आप देखिए। दूसरा जो था अजमेर और मेवाड़, अजमेर और कौन, मेवाड़, ये दूसरा था। तीसरा जो कमिश्नरी प्रांत था वह था कुर्ग, और चौथा जो था वह था बलूचिस्तान। इन चारों कमिश्नरी प्रांतों से मिलकर के 389 होते। अतः इस तरह से अगर आप कमिश्नरी सहित जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्लस 4 यानी 296 और देसी रियासतों से 93 होते। ये संविधान सभा की आपकी संरचना थी। अब आप देखिए, ये तो संपूर्ण संरचना की बात हुई। उस समय जो प्रांतीय राज्य थे, आप देखिए प्रांतीय राज्य, ये प्रांतीय राज्य जो है 3 वर्गों में बंटे हुए थे। इसमें आप देखिए पहला जो था क वर्ग और दूसरा था ख वर्ग और तीसरा था ग वर्ग। अब क वर्ग में कुल 6 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 6 प्रांत। और इन 6 प्रांतों में आप देखिए मद्रास, बंबई, उड़ीसा, बिहार, यानी मद्रास, मुंबई, उड़ीसा 3 ये हो गए। बिहार संयुक्त प्रांत, बिहार और संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, ये क वर्ग के थे। इसमें जो है आपके 6 जो है प्रांत शामिल थे। इस वर्ग में संविधान सभा में जितने सदस्यों की संख्या आई उनकी कुल संख्या 187 थी। कितना? 187। और 187 में जो सामान्य वर्ग के थे वे 167 और मुसलमान 20 थे। 167 और मुसलमान 20, तो इस तरह से कुल 187, यानी यहाँ पर सिख नहीं थे, है ना। दूसरे प्रांत जो थे वे ख वर्ग के प्रांत थे। उन प्रांतों की कुल संख्या यहाँ पर 3 थी, जिसमें पंजाब, सिंध और उत्तरी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध और उत्तरी सीमा प्रांत। अब इस वर्ग में सामान्य सीटों की संख्या 9, मुसलमान 22 और सिख 4, यानी आप देखिए कि यहाँ पर सामान्य मुसलमान और सिख। तो जो सामान्य सीटों की संख्या थी वह 9 थी और मुसलमान जो थे वे 22 थे और सिख जो थे 4 थे। और इस प्रांत में कुल सीटों की जो संख्या थी वह 35 थी। आप तीनों को मिला देंगे तो सीटों की संख्या 35 हो जाएगी। इस तरह से आपने प्रांतीय राज्य को देखा और ग वर्ग के राज्य भी बचे हुए हैं। ग वर्ग के जो राज्य थे इसमें 2 प्रांत थे, बंगाल और असम।
बंगाल और असम। इसमें जो सामान्य सीटें थी, कुल सामान्य सीटों की संख्या 70 थी, 70, जिसमें इसमें जो है आप देखिए कि 36 जो है मुसलमान थे और 34 जो है वह सामान्य थे। 34 सामान्य, 36 मुसलमान, 34 सामान्य, तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या 70 हो गई। इस तरह से संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के सीटों की कुल संख्या जो थी 292, 4 कमिश्नरी सीटें और 93 सीटें जो है देसी रियासतों के लिए थी। इसको देख लेने के बाद अब देखिए कि ब्रिटिश जो 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों की, विप्रा की, जो 296 सीटें थी, इनका चुनाव हुआ। इन 296 सीटों में 4 कमिश्नरी की सीटें जो है शामिल हैं। इनमें से जो है कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तीसरा आए अन्य, इन लोगों ने कितना जो है सीट पाया होगा? 208 सीटें, 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य दलों को जो है 15 सीटें जो है संविधान सभा के लिए प्राप्त। देसी रियासतों की संख्या जो बनी वह आई 93। तो आप देखें कि 296 में बंटवारा किस तरह से हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि आज़ादी के पूर्व जो है संविधान सभा की कुल संख्या जो थी वह 389 जो थी। इस 389 में जो है 15 महिलाएं थी। इस 389 में कभी मान लीजिए पूछ दे महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या इसमें कितनी थी? 15 थी। प्रथम वाचन इस संविधान सभा के गठन के बाद हो जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती है। भारत का विभाजन होता है और संविधान सभा का पुनः गठन होता है, और विभाजन के बाद जो संविधान सभा बची हुई थी या बनी, पुनर्निर्मित हुई, उसमें सदस्यों की कुल संख्या 324 रह गई। 324, और 324 में से जो है ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 235 हुई। 235, ये सारे आंकड़े आप याद रखिए। और जो देसी रियासतें थी उनकी कुल संख्या 89, यानी विभाजन के बाद जो है संविधान सभा की संख्या जो थी वह 328 थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जिस संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें भारतीय जनजीवन के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पंडित नेहरू, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से जिन्ना, अखिल भारतीय दलित संघ से जगजीवन राम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से भीमराव अंबेडकर, अखिल भारतीय महिला जो सम्मेलन था उससे हंसा मेहता, अखिल भारतीय जमींदार संघ से महाराज दरभंगा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आंग्ल भारतीय जो फ्रैंक एंथोनी, महिला प्रतिनिधियों में सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर आदि संविधान सभा में शामिल थे। यानी संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। अब संविधान सभा जब बन गई पहली बार तो 20 नवंबर 1946, 20 नवंबर
1946 को बेबेल ये भारत के वायसराय थे और इन्होंने कहा कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वे जो है संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को होने वाली बैठक में 9 दिसंबर 1946 की होने वाली बैठक में आए और अपनी कार्रवाई को प्रारंभ करें। जिन्ना ने कैबिनेट मिशन की योजना को तो स्वीकार किया था किंतु बाद में अस्वीकार कर दिया और संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई उसमें जिन्ना ने भाग नहीं लिया। जिन्ना के बिना ही संविधान सभा का जो है बैठक प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग नेता सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को देखा आपने कि अब जो है अधिवेशन का उद्घाटन हुआ, सदस्यों ने उद्घाटन भाषण पढ़ा, विदेशों से प्राप्त सद्भावना संदेश पढ़े गए और अंत में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया गया। जब संविधान सभा की पहली ये जो बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई थी तो इसमें 389 प्रतिनिधियों में से केवल 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब संविधान सभा का पहला अधिवेशन हो गया तो उस समय एक सवाल उठाया गया कि क्या संविधान सभा एक प्रातिनिधिक यानी भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी या नहीं। तो चर्चिल का एक वक्तव्य उस समय आया था कि जो ये संविधान सभा है, जो कि इसमें जिन्ना ने भाग नहीं लिया है, तो चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा में देश की एक बड़ी जाति का ही प्रतिनिधित्व हुआ है। लॉर्ड साइमन ने तो आरोप लगाते हुए यहाँ तक कहा कि जो संविधान सभा है वह वास्तव में हिंदुओं की संस्था है। इन सब सवालों का जवाब राजेंद्र प्रसाद ने तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। संविधान में अनुसूचित जाति भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जनजाति भी हैं और मुसलमानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। यद्यपि जिन्ना ने भाग नहीं लिया था तो इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान सभा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व नहीं था। उसी समय एक सवाल और भी उठा कि क्या संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था थी या नहीं। तो एन गोपाल स्वामी आयंगर ने संविधान सभा में भाषण देते हुए इस प्रश्न का भी उत्तर दिया था कि जिस कार्य के लिए वास्तव में संविधान सभा बनी है उस कार्य में वह प्रभुत्व संपन्न संस्था थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान सभा का जब जन्म हुआ तो यद्यपि उस पर कुछ मर्यादाएं जो है आरोपित कर दी गई थी किंतु उसके शक्ति का असली स्रोत जनता थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आजादी से पहले संविधान सभा की स्थिति चाहे जो भी रही हो, चाहे जो आरोप लगाए गए हों, लेकिन 15 अगस्त 1947 आजादी के बाद संविधान सभा एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बन गई। इस तरह से आप देखिए पहला अधिवेशन जो है संविधान सभा का हो गया और उसमें जो है जिन्ना ने भाग नहीं लिया है और भारत का अभी विभाजन भी नहीं हुआ है। जिन्ना ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी है, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं, अतः जो है 3 जून 47 का समय आता है। 3 जून
1947। यह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है कि माउंटबेटन भारत आते हैं और भारत के विभाजन के लिए सुझाव देते हैं और 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित करके भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य का अस्तित्व में लाया जाता है और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा के गठन की बात कही जाती है। जब भारत और पाकिस्तान दो राज्य बन जाते हैं तो दोनों राज्यों के संविधान सभा का जो है अब पुनर्गठन किया जा रहा है। अब भारतीय संविधान सभा आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता मिल गई है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। हमने पहले भी बताया था कि अब संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 324 होते हैं, जिसमें से जो है आप देखिए कि ब्रिटिश प्रांत 235 और देसी रियासतें 89। 235 ये ब्रिटिश प्रांतों के हैं और 89 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में शामिल होते हैं। अब संविधान सभा जो बनी वह न केवल संविधान के निर्माण का कार्य किया बल्कि आम चुनाव से पूर्व 1935 शासन अधिनियम के अधीन जो है वह संसद के रूप में भी कार्य करती रही। इस तरह से आपने देखा कि एक ऐतिहासिक विकास कि कैसे भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रमशः अपनी मांगे संवैधानिक तरीके से, आंदोलन के तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने रखा और ब्रिटिश सरकार ने क्रमशः धीरे धीरे दबाव के कारण कैसे भारतीयों को संवैधानिक रूप से संविधान बनाने के लिए मुक्त किया और भारत की आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र, पूर्ण संपन्न, प्रभुत्व संपन्न संस्था संविधान सभा बनती है और यही संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करती है, जिस संविधान के तहत भारत की शासन व्यवस्था संचालित है और भारत में वर्षों से लोकतंत्र बिना किसी बड़े हलचल के लगातार स्थिर रहते हुए कार्य कर रही है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।